Hello students, welcome to my channel Mathematics by Shweta. Today we will discuss set theory for class 11th maths. तो ये चैप्टर आपका बहुत ही इजी चैप्टर है और आगे के चैप्टर्स में भी इस चैप्टर का बहुत यूज होने वाला है। तो हम पढ़ते हैं इसमें क्या है। तो देखते हैं सेट क्या होता है। इस सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि अगर आप कुछ एक ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करके उसका एक सेट बना लें तो उसे हम सेट बोलते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल वो ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आपके पास एक नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स में आप नेचुरल नंबर्स को कलेक्ट करके उनका एक सेट बना सकते हैं। ठीक है, आपके पास कुछ एक पॉइंट्स हो सकते हैं। कुछ एक पॉइंट्स को लेकर आप एक कलेक्शन बना सकते हैं, उसे हम सेट में लिख सकते हैं। या प्राइम नंबर्स को कलेक्ट करके उनका एक सेट बना सकते हैं। इसके अलावा हम कलेक्शंस के और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या है, ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ऐसे नेचुरल नंबर्स जो ओड हों और लेस देन 10 हों, तो वो हम सभी को पता है, वो आपके पास क्या आएंगे 1 3 5 7 9। तो ये आपके पास नंबर्स आ जाएंगे। इन्हें हम कलेक्ट करके एक सेट में लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर द रिवर्स ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछा जाए तो रिवर्स ऑफ इंडिया भी आप कलेक्ट करके, ये ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, आप उन्हें कलेक्ट करके एक सेट में लिख सकते हैं। ठीक है, दी वोवल्स इन दी इंग्लिश अल्फाबेट्स, वो क्या होते हैं ए आई ओ यू, तो आप इन्हें भी एक सेट में लिख सकते हैं। इस तरह से वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल्स या प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, तो ये आपके पास कलेक्शंस आ जाएंगे। क्लियर। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करके उसे एक सेट में लिख सकते हैं। बट यहाँ पर क्या लिखा है कि जो सेट है वो क्या होना चाहिए, जो हमने कलेक्शन की है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। तो वेल डिफाइंड का मीनिंग यहाँ समझना बहुत जरूरी है। ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, देखो अगर हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि आप इंग्लिश अल्फाबेट्स, आपके पास टोटल इंग्लिश लेटर्स 26 होते हैं। अगर उसमें से आपसे कहा जाए कि आप वोवल्स कलेक्ट कीजिए, तो आप क्या कलेक्ट करेंगे, आपके पास वोवल्स 5 ही होते हैं, आप ए ई आई ओ यू ही कलेक्ट करेंगे। मुझसे कहा जाएगा तो मैं भी यही 5 लेटर्स कलेक्ट करूंगी, या किसी थर्ड पर्सन से कहा जाएगा तो वो भी ए ई आई ओ यू ही कलेक्ट करेगा। ठीक है ना। तो ये जो कलेक्शन है जो सभी की सेम आ रही है, तो इसे हम वेल डिफाइंड कलेक्शंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये सारे वेल डिफाइंड कलेक्शंस हैं। क्लियर है, क्योंकि ये सभी की सेम आ रही है कलेक्शन। बट अगर आपसे कहा जाए, ऐसे कहा जाए कि आप कोई 5 टॉप मोस्ट रीनोन्ड मैथमेटिशियन की एक कलेक्शन बनाइए, तो आप क्या वो कलेक्शन बना सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन क्या वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी, नहीं होगी ना। वो क्यों नहीं होगी, आपकी नजरों में वो टॉप 5 मैथमेटिशियन कुछ भी हो सकते हैं। मुझसे कहा जाएगा तो मेरी नजरों में टॉप 5 मैथमेटिशियन कुछ और हो सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कलेक्शन आ रही है आपकी डिफरेंट हो सकती है और मेरी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है ना। तो ऐसी कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है। ठीक है ना। बट यही इंग्लिश अल्फाबेट्स आपसे कहा जाए वोवल्स फाइंड कीजिए, तो वो कलेक्शन आपकी, मेरी या किसी और की भी सेम ही कलेक्शन होगी। तो उस कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड बोलते हैं। बट जहां पर कलेक्शन, जो हम ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं, वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाए, उस कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोलते, तो उसे हम सेट में भी नहीं लिख सकते। ठीक है ना। तो आपको सेट का मीनिंग समझ आया कि सेट क्या होता है। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पर वेल डिफाइंड का मीनिंग भी आपको क्लियर हो गया कि वो पूरी तरह से वेल डिफाइंड होनी चाहिए। क्लियर। तो ये हमने पढ़ा कि सेट क्या होता है। अब हम देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है,
सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। तो आपको सेट के केस में फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। क्लियर? एंड सेकंड पॉइंट क्या है? द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, दैट मीन्स ए बी सी डी एक्स वाई जेड। अब देखो, कोई भी हम एक सेट बना रहे हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम उस पॉइंट को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। वो कैपिटल लेटर कुछ भी हो सकता है, आप ए बी सी डी ई एफ जी एच या एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हैं उस सेट को नाम। ठीक है, ये हो गए फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सेट में ऑब्जेक्ट्स आएंगे, जो सेट्स में जिन भी कलेक्शन का हम सेट बनाएंगे उन कलेक्शन को सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? या तो हम एलिमेंट्स बोलते हैं, या हम उसे मेंबर्स बोलते हैं, या ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और उन्हें अगर हम डिनोट करना चाहें तो उन्हें हमेशा हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। ठीक है, स्मॉल लेटर कुछ भी आप ले सकते हैं, वही स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी या स्मॉल एक्स वाई जेड, कुछ भी आप उसे नाम दे सकते हैं। बट ध्यान रखना कि एलिमेंट्स को हमेशा हम रिप्रेजेंट स्मॉल लेटर से करते हैं और सेट को हमेशा रिप्रेजेंट हम कैपिटल लेटर से करते हैं। क्लियर? थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? अगर इफ A is an element of a set A, अगर ये स्मॉल a किसी सेट का एलिमेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं? We say that A belongs to A। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट A किसी सेट का एलिमेंट है तो उसको हम बोलते हैं A belongs to A, मतलब ये A एलिमेंट है और ये एक सेट है। ठीक है, और इसे लिखते कैसे हैं? एंड वी राइट A belongs to A, मतलब ये आपका जो साइन है ये belongs to का है, C बना के बीच में इस तरह से लाइन डाल सकते हैं। ठीक है, ये सिंबल किसका है? belongs to का। ठीक है, ये थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इफ B is not an element of a set A, अगर किसी सेट का कोई एलिमेंट नहीं है, कोई B अगर इस सेट का एलिमेंट नहीं है तो उसे हम क्या लिखेंगे? B doesn't belong to A, और लिखेंगे कैसे? belongs to का साइन बना के उसके ऊपर हम इस तरह से कट लगा देंगे कि ये इसका एलिमेंट नहीं है। ठीक है, और बोलते कैसे हैं? B does not belong to A। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बातें सेट के बारे में पता होनी चाहिए। अब देखते हैं कि सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने सेट की अभी डेफिनेशन पढ़ी, सेट होता क्या है और सेट को डिनोट कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सेट को हम टू फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म क्या है आपके पास? फर्स्ट फॉर्म है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है सेट की? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ये क्या फॉर्म होती है? ये है इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। दिस, ये करली ब्रेसेस होती हैं आपके पास। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए? रोस्टर फॉर्म में आपके पास सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी आपको नजर आएंगे, मतलब वो सभी आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास, और उन एलिमेंट्स के बीच में हम कॉमास लगाएंगे और उसे एनक्लोज्ड कैसे करेंगे? विद इन ब्रेसेस दिस, ये करली ब्रेसेस हैं, इनको हम इस तरह से डालते हैं। तो ये ही ब्रेसेस डलती हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि आप वो सेट बनाइए, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42। हमें नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है जो डिवाइड करते हो 42 को। तो ऐसे नेचुरल नंबर कौन से हैं
जो 42 को डिवाइड करते हो। ठीक है, तो हमारे पास ये नंबर्स हैं जो 42 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमने इन्हें कलेक्ट करके सेट में लिखा। देखो सेट में लिखने का तरीका, हमने ये ब्रेसिस लगाई, सारे एलिमेंट्स को हम कोमा से सेपरेट करके लिखेंगे। क्लियर? तो इस तरह से हम रोस्टर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए द सेट ऑफ all vowels in the English alphabet। सेट बनाना है हमें वोवल्स का जो इंग्लिश अल्फाबेट्स के हैं, तो वो हम इस तरह से लिखेंगे, ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ए कोमा ई कोमा आई कोमा यू कोमा ओ। ठीक है, तो हम इस तरह से इनको ब्रैकेट में लिख के कोमा से सेपरेट कर लेंगे। तो ये हो गई आपकी रोस्टर फॉर्म, ये थी पहली फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म क्या है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए? सेकंड फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म। अब पढ़ते हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। इन सेट बिल्डर फॉर्म all the elements of a set possesses a single common property which is not possessed by any element outside the set। For एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेट है A, हमने सेट को नाम दे दिया A, तो उसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ब्रैकेट X सेमीकोलम, यहां पर एक प्रॉपर्टी लगती है, वो क्या है? X इज ए नेचुरल नंबर एंड 3 लेस देन x लेस देन 10 is read as the set of all x such that x is a natural number and x lies between 3 and 10। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हम एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पर हमने सारे एलिमेंट्स लिख दिए थे कलेक्ट करके, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि जो एलिमेंट्स आएंगे वो सभी के सभी एक कॉमन प्रॉपर्टी को वेरी करते हैं। ठीक है, वो कैसे? देखो, अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास किस तरह से नंबर आएंगे? उन्होंने क्या कहा है, वो एक्स आएंगे जो क्या है? नेचुरल नंबर है, जो कि x इज ए नेचुरल नंबर, एंड वो x कहाँ लाई करते हो? 3 और 10 के बीच में लाई करते हो। तो 3 और 10 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये एलिमेंट्स आने थे इस सेट के अंदर, बट इन सेट को देखते हुए अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे कि वो एक्स आ रहे हैं इसके अंदर जहां पर एक कॉमन प्रॉपर्टी ये होल्ड कर रहे हैं। वो प्रॉपर्टी क्या बन रही है आपकी कि x इज ए नेचुरल नंबर एंड 3 लेस देन x लेस देन 10। तो जहां पर हम एलिमेंट्स ना लिखकर इस तरह से कॉमन प्रॉपर्टी में सेट को रिप्रेजेंट करें, वो फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब एक नोट है इंपॉर्टेंट आपके पास जो आपको पता होना चाहिए, हम पढ़ते हैं, वो क्या है? इट मे बी नोटेड दैट व्हाइल राइटिंग दिस सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड, that is all the elements are taken as distinct। मतलब अगर आप सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में आपको पता है सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं। ठीक है, अगर आप सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रोस्टर फॉर्म में सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन्हें हम रिपीट नहीं लिखेंगे, उसे वो सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, वो रिपीट करते हुए ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखना हो, एक सेट बनाना हो, सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल, तो यहाँ पर स्कूल वर्ड के हमने लेटर्स को सेट में लिखना है, तो यहाँ पर हमारा ओ जो है 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको सेट फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर हम ओ को 1 ही टाइम लिखेंगे। क्लियर?
और या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं SCHOL, मतलब कोमास में अब आपको पता लग गया सेट को कैसे लिखना है। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं HO, या किसी भी तरह से, या O पहले लगा लीजिए आप, H बाद में, SCL। तो यहाँ पर आपको सेट में एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ऑर्डर की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप कोई भी लेटर आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई भी एलिमेंट आप कैसे भी लिख सकते हैं सेट में। तो यहाँ पर ऑर्डर को लेकर कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। क्लियर? बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप रोस्टर फॉर्म में सेट को लिखें तो वहां पर आपका एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। उस एलिमेंट को हम एक ही बार लिखेंगे सेट में। क्लियर? अब कुछ एक ये सेट्स हैं जिन्हें हम यहां पर इन्हीं नाम से डिनोट करते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम यहां पर हमेशा n से ही डिनोट करते हैं। मतलब अगर आपको n के बारे में पूछा जाए कि n क्या है, तो हम यहाँ पर कहेंगे ये क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अब z को हम डिनोट करते हैं यहाँ पर सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। q को किससे डिनोट करते हैं, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। r होता है द सेट ऑफ रियल नंबर्स। z प्लस क्या होता है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। प्लस लगा है तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट को हम डिनोट करते हैं z प्लस से। इस तरह से q प्लस क्या होता है, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। r प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। तो यहाँ पे प्लस है तो इसीलिए पॉजिटिव सिर्फ हम लेंगे इंटीजर्स, बट जहां पर कुछ भी नहीं है वहां पर सारे रियल नंबर्स आएंगे। अगर z है तो सारे इंटीजर्स आएंगे। तो ये भी कुछ एक बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। मतलब हमें बताना है कि क्या ये सेट है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेट क्या होना चाहिए, कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए ऑब्जेक्ट्स की। तो फर्स्ट में क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। तो क्या ये सेट है? यस, ये सेट है, क्योंकि कोई भी इसे आइडेंटिफाई करेगा इस कलेक्शन को तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ही आएगी। तो इसे हम सेट कह सकते हैं। ठीक है ना, जो लेटर J से स्टार्ट हो रहे हैं मंथ, जैसे जून, जनवरी, जून, जुलाई, ठीक है ना, तो ये जो कलेक्शन आएगी ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो ये आपका सेट है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यस दिस इज ए सेट। ठीक है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो क्या ये सेट है? हमें ये कलेक्शन बनानी है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की जो इंडिया में हैं। तो क्या ये सेट बना सकती है कलेक्शन? नहीं बना सकती, क्योंकि ये जो कलेक्शन आएगी ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगी। तो सेकंड जो है आपका सेट नहीं है। ठीक है। अब थर्ड की बात करते हैं, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हमें 11 क्रिकेट बैट्समैन की एक कलेक्शन बनानी हो तो क्या वो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो सकती है? तो ये भी सेट नहीं बनेगा, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये भी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है ना, ये वेल डिफाइंड नहीं आ रही है, तो ये भी आपका सेट नहीं है। ठीक है। फोर्थ में देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब क्या ये आपकी कलेक्शन वेल डिफाइंड है? हाँ जी, ये बिल्कुल वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि आपको ये पता है कि आपकी क्लास में बॉयज कितने हैं। आप भी बता सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड भी जो आपकी क्लास में ही है वो भी बता सकता है कि आपकी क्लास में कितने बॉयज हैं। ठीक है ना, और किसी तीसरे बच्चे से पूछेंगे तो उसको भी पता होगा कि उसकी क्लास में कितने बॉयज हैं, अगर वो कलेक्ट करे तो ये आपकी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो ये आपका एक सेट है। ठीक है।
फिफ्थ देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अगर हम ये कलेक्शन बनाना चाहें नेचुरल नंबर्स की जो लेस देन 100 है, तो वो भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बनेगी। ठीक है ना, सभी को पता है कि 100 से लेस देन नंबर्स कितने होते हैं नेचुरल नंबर, 1 से लेके 99 तक। तो आपसे पूछा जाएगा तो आप भी यही बताएंगे, किसी और से पूछा जाएगा तो वो भी यही बताएगा। ठीक है ना, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये एक सेट हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक सेट है। 6 में देखते हैं ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब हमें जो मुंशी प्रेमचंद थे उन्होंने जो नॉवेल्स लिखे हैं उनकी एक कलेक्शन बनानी है, तो क्या वो कलेक्शन वेल डिफाइंड आएगी या नहीं। तो हमें मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा जो ये नॉवेल्स लिखे गए हैं उनको अगर हम कलेक्ट करें तो वो भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ही आएगी। ठीक है ना, तो क्योंकि वो मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से हैं नॉवेल्स, तो हम या आप कोई भी वही कलेक्ट करेंगे। क्लियर, तो ये भी एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो ये भी एक सेट बन जाएगा क्योंकि ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप भी देख सकते हैं, उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं, मैं भी देख सकती हूँ, तो वो भी वेल डिफाइंड कलेक्शन बनेगी, तो ये भी एक सेट बना सकता है। ठीक है, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या ये कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड होगी? बिल्कुल नहीं होगी। हो सकता है कि मुझे किसी और एनिमल से डर लगता हो, आपको किसी और एनिमल से डर लगता हो। ठीक है ना, तो सबके लिए डेंजरस एनिमल कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकते हैं, तो ये आपकी कलेक्शन नहीं है वेल डिफाइंड, तो ये सेट नहीं हो सकता। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक सेट दिया हुआ है आपको इस तरह से, लेट ए इज इक्वल टू, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है ये सिंबल जिससे मैंने आपको बताया था कि ये बिलोंग्स टू है, ये है बिलोंग्स टू, और ये क्या है, डजंट बिलोंग्स टू। ठीक है, इन दी ब्लैंक स्पेस। अब हमें देखना है कि जो ये एलिमेंट्स हैं क्या वो इस सेट को बिलोंग करते हैं या नहीं करते। तो फर्स्ट में क्या है, हमने 5 बताना है कि जो 5 है क्या वो इस सेट को बिलोंग करता है। इस सेट को बिलोंग करने का मतलब क्या है कि इस सेट के अंदर वो आ रहा है, एलिमेंट्स में देखना है हमें। तो 5 अगर हम देख रहे हैं तो वो सेट के अंदर है, तो दैट मीन वो इस सेट का मेंबर है, वो इसे बिलोंग करता है। तो यहां पर आपका आ जाएगा सिंबल दिस। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या 8 इस सेट का मेंबर है, क्या 8 इसे बिलोंग कर रहा है। 8 तो इस सेट में नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो हम लिख देंगे 8 डजंट बिलोंग्स टू ए, तो ये सिंबल लग जाएगा। ठीक है, अब 0 भी नहीं आ रहा इस सेट के अंदर, 0 इसका मेंबर नहीं है, तो 0 डजंट बिलोंग्स टू ए। 4 इस सेट के अंदर है, 4 इसे बिलोंग कर रहा है, तो 4 बिलोंग्स टू ए। 2 भी इस सेट के अंदर है, तो 2 बिलोंग्स टू ए। 10 इस सेट का मेंबर नहीं है, इस सेट में नहीं आ रहा, तो 10 डजंट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ये इस तरह से सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब जो ये आपको सेट दिए हुए हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है ना, एक प्रॉपर्टी दी हुई है, हमें इसे कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में, मतलब सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ए में वो एक्स आ रहे हैं जो एक्स क्या हो, एक तो इंटीजर हो एंड कहाँ लाई कर रहे हो, -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 7। तो वो कौन से एलिमेंट्स आएंगे, पहले तो x इंटीजर हो और लाई करते हो -3 और 7 के बीच में। अब -3 लेस देन इक्वल टू x है, तो यहां पर कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, -3 भी इंक्लूड होगा कि -3 इक्वल टू है, x -3 के इक्वल भी होना चाहिए। ठीक है, -3 -2 -1 आएगा, 0 1 2 3 4 5 6,
यही एलिमेंट्स बनेंगे, यही एलिमेंट्स -3 और 7 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर -3 लेस देन इक्वल का साइन था, तो इसलिए वो -3 भी इंक्लूड हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या है, बी सेट है, वो x आएंगे इसमें कि x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब x नेचुरल नंबर्स हैं और वो लेस देन 6 हैं, तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, लेस देन 6 लेने हैं तो 5 तक आएंगे, तो ये एलिमेंट्स आपके बन जाएंगे रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, C एक सेट है, इसमें वो x आ रही हैं जहां पर x क्या है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, 2 डिजिट है उसके अंदर नेचुरल नंबर में, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। मतलब ऐसे 2 डिजिट चूज करने हैं हमें जिनका सम 8 आए, ठीक है। तो हम वो देखते हैं नंबर कौन से हैं, नेचुरल नंबर होना चाहिए वो, ठीक है। तो देखो 1 7 अगर हम लें, यानी 17 2 डिजिट नंबर है 17, और 1 और 7 को अगर हम ऐड करें तो 8 ही आ रहा है, ठीक है ना। हमें इसी तरह से निकालने हैं, तो ये 17 2 डिजिट नंबर हो गया, एक नंबर हमें मिल गया। अब देखो 2 6 यानी 26 2 डिजिट नंबर भी है, सच दैट अगर इनका हम सम करें डिजिट का वो भी 8 आ रहा है, तो 2 6 भी 8 होता है, ठीक है। इसी तरह से 3 5 क्लियर, 44 4 4 हो जाएगा, फिर 5 3 यानी 53 62, ठीक है, 71 और 80। फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या है, D is equal to x, x is a prime number which is divisor of 60। मतलब हमें वो प्राइम नंबर लिखने हैं जो 60 के डिवाइजर हों, ठीक है। 60 किस किस से डिवाइड होता है, तो हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके प्राइम नंबर्स आ गए। तो यहां पर प्राइम नंबर्स जो आए वो 2 2 3 5 आया, 2 2 3 5। और हमने अभी पढ़ा है नोट एक कि जो भी आपका नंबर रिपीट हो रहा हो उसे हम सेट में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसे एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पे इसके जो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं 60 के जो डिवाइजर हैं वो यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है, बट सेट की फॉर्म में हम उसे एक ही बार लिखेंगे, तो यानी 2 हो गया 3 हो गया और 5 हो गया, तो ये ही आपके पास सेट में एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। फिफ्थ में देखते हैं द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे हम देखो O भी 2 टाइम्स आ रहा है, T भी 2 टाइम्स आ रहा है और R भी 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है ना। तो इनको हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो T, R, I, G, O, N, M, E एंड Y। तो ये आपकी सेट में ये एलिमेंट्स आ गए। अब ये देखो सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, कोई भी अब रिपीट नहीं हमने किया, हमने जो 2 बार आ रहा था उसको एक ही बार लिख लिया, ठीक है। 6 में क्या है, F एक सेट है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो हम सेट बना लेंगे। अब बेटर में भी देखो E भी 2 टाइम्स आ रहा है और T भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पर अगर हम सेट में इसको लिखेंगे तो हम E को भी एक ही बार लिखेंगे और T को भी एक ही बार लिखेंगे और R आ जाएगा। तो हमारे पास इस सेट में 4 ही एलिमेंट्स हैं। तो हमने देखा कि हमने रोस्टर फॉर्म में इस सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये रोस्टर फॉर्म गिवन है आपको, हमें इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। मतलब अब हमें इनको देखते हुए एक प्रॉपर्टी लिखनी है जो जहां से ये एलिमेंट्स आ जाएं, उस प्रॉपर्टी को पढ़ के। अब फर्स्ट पार्ट में देखो आपके पास एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, देखो यहाँ 3 है, 6
9, 12। तो आपको पता लग रहा है किस तरह से आ रहे हैं। इसे 3 का टेबल ही बन रहा है ये। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, इस तरह से बन रहा है ना। तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। पहले तो हम सेट को कोई भी नाम दे देंगे, ए ब्रैकेट फिर x सेमी कॉलम। अब हमें बताना है कि वो x कौन से आ रहे हैं। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू 6 भी है, x इज इक्वल टू 9 भी है और x इज इक्वल टू 12 भी है। ठीक है ना। तो हमें इन चार एलिमेंट्स को देखते हुए ऐसी प्रॉपर्टी लिखनी है जिस प्रॉपर्टी को पढ़ के हम समझ जाएं कि x इज इक्वल टू 3 भी है, x इज इक्वल टू 6 भी है, x इज इक्वल टू 9 भी है और x इज इक्वल टू 12 भी है। तो क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे 3 इंटू 1 3 आ रहा है, फिर 3 इंटू 2 6 आ रहा है, 3 इंटू 3 9 आ रहा है, 3 इंटू 4 12 आ रहा है। तो चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर, पहले 1 था, फिर यहाँ 2 था, फिर 3 था, 4 था, और 1 2 3 4 अगर हम देखें तो नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर वो x आएंगे जहां पर x क्या हो 3n, और ये n क्या है, n बिलोंग करता हो नेचुरल नंबर को। ठीक है ना। हमने वो n लिए हैं जो बिलोंग करते हो नेचुरल नंबर को। तो नेचुरल नंबर का तो हमें पता ही है सेट होता है, तो इसलिए हमने इसको n से डिनोट कर दिया। n क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है। तो n बिलोंग करता हो इस नेचुरल नंबर्स को। ठीक है। तो अगर बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग करने का मतलब है तो n कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, n2 भी हो सकता है, n3 भी हो सकता है, n4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो वो x को हमने ले लिया 3n और n बिलोंग करता हो नेचुरल नंबर को। एंड अब हमें ये जो n है ये कहाँ तक चाहिए, देखो पहले 1 2 3 4, सिर्फ हमें 4 ही टाइम्स, हम 4 ही नंबर ले रहे हैं नेचुरल नंबर के, 1 2 3 4। तो हमें एक प्रॉपर्टी ऐसी भी लगानी पड़ेगी कि हमें पता चल जाए कि n हमें सिर्फ 4 तक ही लेना है। तो हम क्या लगा सकते हैं, इसी तरह से 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। अब यहां से हमें क्लियर हो गया ना कि n की वैल्यू 1 से लेके 4 तक ही होनी चाहिए। ठीक है ना। अब ये अगर हम इसको देखें तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। तो अगर हम इसको देखें तो आपके पास यही रोस्टर फॉर्म आएगी, यही चार एलिमेंट्स आएंगे। क्लियर है ना। तो x जो है वो 3n हो और n जो है वो नेचुरल नंबर से आ रहे हो, और वो नंबर हमने कहां तक लेने हैं, 4 तक, 1 से लेके 4 तक। तो इस तरह से आप अपने रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर। देखो जैसे सेकंड पार्ट देखते हैं, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते रहेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 4 8 16 13। तो ये भी हमें कोई टेबल लग रहा है। 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। 2 की पावर 2 देखें तो वो 4 होता है, सेकंड एलिमेंट आ गया। 2 की पावर 3 देखें तो 8 होता है। 2 की पावर 4 देखें तो वो 16 हो रहा है। 2 की पावर 5 देखें तो वो 32 हो रहा है। ठीक है ना। तो क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर पावर चेंज हो रही है, यही चेंज हो रहा है ना, पावर। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं, कोई भी नाम दे दो, चाहे ए ही दे दो यहाँ पर सेट को। वो x आ रहे हैं जहां पर x क्या हो रहा है, 2 की पावर n। ठीक है ना, 2 की पावर n, और n बिलोंग करता हो नेचुरल नंबर को कि 1 से स्टार्ट हो रहा है। और एक प्रॉपर्टी लगा दो कि हमें 5 तक ही नंबर चाहिए, 1 लेस देन n लेस देन इक्वल टू 5। तो हम इसे पढ़ के देखेंगे तो हमारे पास यही सेट आएगा। क्लियर है। थर्ड देखते हैं। थर्ड में देखो ये भी इस तरह से बन रहा है, पावर में 5 की पावर 1 होता है 5, 25 आ रहा है, 5 की 2 25 होता है, 5 की पावर 3 125 और 5 की पावर 4 625। तो हमारे पास चेंज क्या हो रहा है, पावर चेंज हो रही है। तो हम लिख देंगे हमें वो x चाहिए जहां पर x क्या हो, 5 की पावर n, वेयर n बिलोंग करता हो नेचुरल नंबर को एंड वो होल्ड करता हो एक प्रॉपर्टी
जो कि ये है 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन 4, मतलब हमें n की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक ही चाहिए। ठीक है, तभी हमारे पास 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। यहां पर अब क्या है 2 4 6 एंड सोन अप टू। तो अब ये आपका फाइनाइट सेट नहीं है, यहाँ पर तो आपके पास 4 ही नंबर थे इस सेट में, तो ये फाइनाइट सेट था। यहाँ पर आपके पास ये इनफाइनाइट सेट है, पता नहीं ये कहां तक जा रहा है आगे। ठीक है ना, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। तो इस केस में हम क्या देखते हैं, अब यहाँ पर आपको ये प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो हमें 4 एलिमेंट चाहिए थे, तो हमने देखा कि n की वैल्यू हमारी 1 से 4 तक ही होनी चाहिए। बट इनफाइनाइट सेट है तो हमें तो पता नहीं है कहां तक आगे जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। तो अब क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या आ रहा है 2 4 6। तो ये 2 4 6 हमें क्या लग रहे हैं नंबर, कैसे हैं ये, हमें इवन नंबर लग रहे हैं देखने में। ठीक है ना, इवन नंबर्स ही हैं, ये नंबर इवन है। तो हम किस तरह से लिख सकते हैं सेट को, इस तरह से लिख के x क्या होना चाहिए, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। जो x है वो इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे इवन नेचुरल नंबर तो यही बनेंगे आपके पास, जितने भी आप लिख सकते हैं उतने एंड सो ऑन अप टू ये बन जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपके पास ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि यहाँ 100 तक हमें नंबर देखने हैं, और ये नंबर किस तरह के आ रहे हैं, पहला नंबर देखें तो 1 आ रहा है, सेकंड देखें तो 4 आ रहा है, थर्ड देखें तो 9 आ रहा है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं ना नेचुरल नंबर का। देखा जाए देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे ही सो ऑन अप टू 100। किसका परफेक्ट स्क्वायर है 10 का, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है पहले 1 का स्क्वायर किया तो 1, फिर 2 का स्क्वायर किया तो 2, 3 का किया तो ये चेंज हो रहा है ना। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, वो x जहां पर x क्या हो n स्क्वायर, स्क्वायर तो फिक्स है, चेंज क्या हो रहा है n चेंज हो रहा है, पहले 1 आया फिर 2 आया फिर 3। ठीक है, और n बिलोंग करता हो नेचुरल नंबर से, क्योंकि 1 से स्टार्ट होकर 10 तक जा रहा है, और प्रॉपर्टी भी लग रही है हमें n 10 तक ही चाहिए। ठीक है, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, n वेरी करेगा 1 से लेकर 10 तक। तो ये आपका, अगर हम इसको देखेंगे ओपन करेंगे तो आपके पास यही नंबर आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप रोस्टर फॉर्म को भी कन्वर्ट कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब आपके पास ये सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, हमने इसके एलिमेंट्स बताने हैं कौन से, यानी रोस्टर फॉर्म बनानी है इसकी। ठीक है, तो हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या है, a इज इक्वल टू वो x आए जो क्या हो, x क्या हो ओड नेचुरल नंबर्स हो। ठीक है, तो ओड नेचुरल नंबर 1 ओड होता है, 3 ओड है, 5 7 9 11। तो अब ये यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर्टी नहीं लिखी कि कहाँ तक आपको ओड नेचुरल नंबर लिखने हैं। ठीक है ना, वो तो इन्होंने नहीं लिखा। तो ये आपके पास इनफाइनाइट सेट है, ये हमें नहीं पता ये कितने हमें ओड नेचुरल नंबर लिखने हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट आपके पास बन जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे सिंपल ये लिखे कि x क्या होना चाहिए ओड नेचुरल नंबर, तो जहां मर्जी तक आप लिख दो, ये इनफाइनाइट सेट है। क्लियर, b में देखते हैं वो x आने चाहिए जो ये प्रॉपर्टी होल्ड करें, तो वो पहले तो इंटीजर्स हों और वो कहाँ पे लाई करते हो -1 अपॉन 2 लेस देन x लेस देन 9/2, मतलब वो -1/2 से 9/2 के बीच में ही लाइन करते हो। यानी -1/2 कितना होता है, अब 0.5 लेस देन x लेस देन 9/2 क्या होता है 4.5। मतलब हमें वो इंटीजर्स लेने हैं जो इनके बीच में आते हैं। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, अब देखो -0.5 से बड़ा इंटीजर हमें लेना है। क्लियर, तो वो 0 होगा।
ठीक है ना, क्योंकि इस तरह से हम लिखते हैं, यहाँ नेगेटिव में जाती हैं इधर वैल्यू -1 -2, तो 0.5 तो इसके बीच में लाई करता होगा। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से होते हैं नंबर। तो 0 एक नंबर होगा इसके अंदर, एक 1 आ जाएगा, इसके बीच में 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ठीक है ना, 4 लेस होगा 4.5 से, 5 बड़ा होगा, तो हमें सिर्फ 4 तक ही लेने, क्योंकि इसके बीच में यही लाई कर रहे हैं, तो इसके बीच में ये आपके पास नंबर्स आ गए। ठीक है, तो ये आपका सेट बन गया। अब थर्ड पार्ट में क्या है, वो x लेंगे हम जहां पर x इंटीजर हो और x स्क्वायर की पावर लेस देन 4 हो। x एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम देखें लेस देन इक्वल टू 4, तो 0 को देखें तो 0 का स्क्वायर करेंगे वो भी लेस देन 4 आएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 भी लेस देन 4 होता है। 2 का स्क्वायर करें तो वो 4 इक्वल टू 4 होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी है ना, लेस देन हो और इक्वल भी हो। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 9 आएगा, 9 ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, तो यानी 3 तो हम नहीं ले सकते। तो हमें अभी क्या एलिमेंट मिले, 0 मिला, 1 मिला और 2 मिला। अब इंटीजर का है तो हम नेगेटिव वैल्यू भी तो ले सकते हैं। ठीक है ना, अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी तो +1 बन जाएगा, वो भी लेस देन 4 है, तो यानी -1 भी इसके अंदर आएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी +4 बन जाएगा, तो -2 भी इसमें इंक्लूड होगा। -3 का स्क्वायर करेंगे तो वो +9 हो जाएगा, तो उसे हम नहीं ले सकते, तो इसमें यही एलिमेंट बनेंगे। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, डी सेट है वो x जहां पर x क्या हो, लेटर हो इस वर्ड के हमें लेटर लिखने हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं L 2 टाइम्स आ रहा है, उसे हम एक ही बार लिख लेंगे, LOYA, तो ये इसके एलिमेंट्स बन जाएंगे। फिफ्थ पार्ट में देखते हैं, वो x आएंगे, x इज ए मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डे। तो हमें वो मंथ्स लिखने हैं जिसमें 31 डेज ना हो। ठीक है, तो वो मंथ है फरवरी में 28 डेज होते हैं, अप्रैल में 30 डेज होते हैं। ठीक है, 31 से जिसमें कम होते हैं वो लिखने हैं। जून, सितंबर एंड नवंबर, तो इन मंथ्स में आपके जो हैं 31 डेज से कम डेज होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक सेट बन गया। अब 6th पार्ट देखते हैं, f एक सेट है, x इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेसीड्स k, मतलब जो k से पहले कॉन्सोनेंट्स आते हैं हमें उनका एक सेट बनाना है। तो a तो वोवल है, b c d e एक वोवल है, f g h i एक वोवल है, j एंड k आ गया। तो हमने इससे पहले वाले ये हमारे एलिमेंट्स बने, तो ये सेट बन गया। क्लियर? तो इस तरह से हमने सेट बिल्डर फॉर्म को भी कन्वर्ट कर लिया रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। ये आपके पास रोस्टर फॉर्म गिवन है, with the same set on the right described in a set builder form, और ये राइट हैंड साइड में आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है। तो हमें मैच करना है कि सेट बिल्डर फॉर्म को देखते हुए कौन से एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, उससे हमें मैच करना है। ठीक है, तो हम सेट बिल्डर फॉर्म उठाते हैं, ए पार्ट देखते हैं, उसमें क्या है, वो x आ रहे हैं जहां पर x क्या है, प्राइम नंबर है एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। ठीक है, तो 6 के डिवाइजर कौन कौन से हो सकते हैं, 6 के जो डिवाइजर होंगे वो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 6 भी होगा। ठीक है ना, बट और क्या लिखा है यहाँ पे कि x क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 1 भी प्राइम नहीं है, 6 भी प्राइम नहीं है, दो है ना यहाँ पे बातें, x एक प्राइम नंबर होना चाहिए एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। तो 1 और 6 प्राइम नहीं है, बचा क्या 2 और 3, तो यानी 2 और 3 इसके अंदर है, तो यानी सेकंड मैच कर गया a के साथ। ठीक है, सेकंड बी पार्ट देखते हैं, वो x आ रहे हैं जहां पर x क्या है, ओड नेचुरल नंबर है
लेस देन 10। तो और नेचुरल नंबर देखो यहाँ से क्या है 1 3 5 7 9, तो ये हमें दिख रहा है फोर्थ पार्ट आपका मैच हो गया बी के साथ। ठीक है, सी पार्ट में देखते हैं, वो एक्स आ रहे हैं जहां पे एक्स नेचुरल नंबर है एंड डिवाइजर ऑफ 6। अब यहाँ पे ऊपर कंडीशन थी कि प्राइम नंबर होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो 1 2 3 और 6 इसके डिवाइजर होंगे और ये चारों नेचुरल नंबर हैं। तो अब ये फर्स्ट मैच कर गया आपका सी से। ठीक है, बचा ये डी। वैसे भी हम देख रहे हैं मैथमेटिक्स में जो रिपीट हो रहे हैं उन्हें हम नहीं लिख सकते, तो आपका थर्ड पार्ट मैच हो गया डी से। क्लियर? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1। तो I hope you understood all the concepts. If you like my video, press the like button, subscribe my channel and share with your friends. Thank you.